हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। तो बेसिकली आप लोग सभी जानते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में रहते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के दो दो पेपर होते हैं, जबकि थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ता है, इसलिए आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर होते हैं। तो इसी तरह सोशियोलॉजी की भी 3 पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पेपर 1 यानी सामाजिक विचारों के आधार या फिर सामाजिक सुधारक, तो जिनमें सर्वप्रथम है अगस्ट कॉम्टे। तो आज की हमारी पूरी वीडियो अगस्ट कॉम्टे पर डेडिकेटेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इकाई 1 अगस्ट कॉन्ट या फिर कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे के बारे में आज हम किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे: उनका जीवन परिचय, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनका विचार, उनकी अवस्थाओं का नियम, प्रत्यक्षवाद, समकालीन समाजशास्त्र पर कांत का क्या प्रभाव है और सारांश। तो आज हम इन सभी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगस्ट कॉम्टे के जीवन परिचय यानी सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो अगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 फरवरी 1798 में एक कैथोलिक परिवार में मॉन्टपेलियर फ्रांस में हुआ था, यानी कैथोलिक यानी क्रिश्चियन परिवार में। अगस्ट कॉम्टे का जन्म 19 जनवरी 1798 में एक क्रिश्चियन परिवार में मॉन्टपेलियर फ्रांस में हुआ था। तो देखिए, ये शॉर्ट्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनका जन्म कब, कहाँ और किस परिवार में हुआ था, तो इसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। उनके माता पिता फ्रांस के शाही सत्ता के समर्थक थे, यानी कांट के जो माता पिता थे वहाँ जो फ्रांस में जो शाही सत्ता, जो तानाशाही चली आ रही थी, उसके समर्थक थे। फ्रांस के एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान इकोल पॉलिटेक्निक में उन्हें दाखिला मिला था, यानी इकोल पॉलिटेक्निक में उन्हें एडमिशन मिला। यहाँ के अधिकतर विद्वान गणित और भौतिकी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, यानी जो इकोल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट था, वहाँ के जो भी विद्वान यानी जो लेक्चरर, जो टीचर्स वगैरह थे, वो मैथ्स और फिज़िक्स के अच्छे पहुँचे प्रोफेसर थे और उनकी समाज के अध्ययन में कोई रुचि नहीं थी। यानी उन लोगों की उन प्रोफेसर की समाज के अध्ययन में कोई रुचि नहीं थी, वे सिर्फ गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। अगस्ट कॉन्ट फ्रांसीसी क्रांति द्वारा हुई सामाजिक अव्यवस्था से भी प्रभावित हुआ था। वो फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के मध्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय की अवस्था और व्यक्ति के भौतिक तथा सांस्कृतिक पतन से लगातार परेशान और चिंतित रहते थे। उनका मौलिक उद्देश्य था कि अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था कैसे प्रस्थापित हो और समाज की पुनर्रचना कैसे की जाए। तो दोस्तों, अगस्ट कॉन्टे का जब जन्म हुआ यानी 1798 में, तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति अपने चरम पर थी। उस वक्त ऐसी बहुत सी गतिविधियां घटित हो रही थी जिन्होंने आधुनिक विश्व की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप की सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे। अगस्ट कॉम्टे जिस इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहाँ के जो भी प्रोफेसर वगैरह थे वो फिज़िक्स और मैथ्स में एक्सपर्ट थे। उनके समाज यानी सोशियोलॉजी में कोई भी विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जो कांट थे वो फ्रांसीसी क्रांति के कारण सामाजिक व्यवस्था के प्रति बहुत संवेदनशील थे। इसी कारण उन्हें मानव व्यवहार तथा समाज के अध्ययन में बहुत रुचि थी, यानी उन्हें फिजिक्स और मैथ्स के अलावा मानव व्यवहार में बहुत रुचि थी। कांट का मुख्य उद्देश्य मानव समाज की राजनीतिक पुनर्निर्माण करना था। उनका मानना था कि इस तरह के पुनर्निर्माण को समाज की नैतिक एकता पर निर्भर करना होगा। यानी कांत चाहते थे कि वो कांत वहाँ की सामाजिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित होते, क्योंकि वहाँ जो समाज में जो अव्यवस्था चली आ रही थी, जो जात पात छुआछूत की जो भी जो प्रथा चल रही थी, जो रिचुअल्स हो रहे थे, उनसे बहुत प्रभावित थे और वो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम से भी बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित थे। तो इसलिए वो वहाँ की अव्यवस्था को और जो सांस्कृतिक पतन हो रहा था उससे इतना परेशान हो गए थे, इतना चिंतित थे कि उनका उद्देश्य था कि समाज की इन अव्यवस्था को दूर किया जाए और समाज का पुनर्निर्माण किया जाए और उसकी पुनर्संरचना कैसे की जाए, ये निरंतर उनके दिमाग में चलता रहता था। अब बात करते हैं अगस्ट कॉम्टे के मुख्य विचार के बारे में, यानी मेनली उनके क्या विचार हुआ करते थे।
तो दोस्तों अभी हमने जाना कि अगस्ट कॉम्टे समाज का पुनर्निर्माण नई दृष्टि से करना चाहते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि यूरोपीय समाज में जो आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, खास तौर से फ्रांसीसी समाज में, उनकी निरंतर नए दृष्टिकोण व सिद्धांत बनने चाहिए। ऐसा अगस्ट कॉम्टे सोचते थे। कांत समाजशास्त्र को एक समाज के विज्ञान की तरह समझना चाहते थे और उनका मानना था कि समाज के पुनर्निर्माण हेतु समाजशास्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए। अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञानों की भांति विकसित करना चाहते थे। प्रकृति विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में भी निरीक्षण, विश्लेषण, प्रयोग तथा तुलना करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ साथ उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रतिपादन किया। ऐतिहासिक पद्धति द्वारा भिन्न मानव समाजों के बीच उनके विकास क्रम की तुलना की जाती थी। यह पद्धति समाजशास्त्र की जान है, क्योंकि ऐतिहासिक विकास समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु है। यानी अगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान की भांति विकसित करना चाहते थे। उनका मानना था कि समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान की तरह समझना चाहिए और उनका ये भी मानना था कि समाज के पुनर्निर्माण हेतु समाजशास्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए। वो समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान की तरह बनाना चाहते थे। ये विज्ञान मानव जाति के उद्विकास की व्याख्या करेगा और उनके विकास के लिए आगे के मार्ग भी भविष्यवाणी मतलब आगे का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे प्रकृति विज्ञान की तरह नियमों व सिद्धांतों पर भी आधारित बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज के नए सिद्धांतों को अंधविश्वासों व परंपराओं के स्थान पर तार्किकता तथा निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए, जिससे समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा जा सके। यानी बेसिकली वो चाहते थे कि समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह हम देखें। समाज में जो विभिन्न प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, उनका समाधान हम निरीक्षण करके, उनका परीक्षण करके, यानी क्रमबद्ध रूप से करें, जिससे आसानी से उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। इन पद्धतियों के प्रयोग से वे सामाजिक नियमों की खोज करना चाहते थे, क्योंकि इन नियमों के द्वारा इस समाज का पुनर्गठन संभव हो सकता था। अतः उनके अनुसार कोई भी सामाजिक प्रक्रिया समाज के लिए तभी महत्वपूर्ण है जब वह मानव विकास के नियम को स्थापित करे। यानी के प्रयोग से वो चाहते थे कि सामाजिक नियम की खोज भी की जाए, क्रमबद्ध रूप से समाज की समस्याओं का निराकरण भी किया जाए, समाज की पुनर्संरचना भी की जाए और पुनर्संगठित भी किया जाए। यानी हम वहाँ जो अव्यवस्था चल रही है, जो सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उनका वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन करके समाज की पुनर्संरचना की जाए। तो उनके अनुसार कोई भी सामाजिक क्रिया समाज के लिए तभी महत्वपूर्ण है, तभी सार्थक है, जब वो मानव के लिए ऐसे नियमों का प्रतिपादन करे जो मानव का विकास कर सके। अब बात करते हैं तीन अवस्थाओं का नियम, यानी जो अगस्ट कॉम्टे ने जो तीन अवस्थाओं का नियम दिया है, उनके बारे में बात करते हैं। अगस्त कॉम्टे ने सन 1822 में, जब वे सेंट साइमन के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने मानव के बौद्धिक विकास की क्रमबद्ध स्तरों की खोज की। उन्होंने अपने विश्लेषण में मानव की प्रारंभिक आदिवासी व्यवस्था में, जिसमें मानव पूर्ण अव्यवस्थित रूप से था, यूरोप की सभ्यवादी अवस्था तक सभी को रखा। आपने इस अध्ययन को उन्होंने ऐतिहासिक, तुलनात्मक और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके मानव के मस्तिष्क के विकास के नियमों को तीन अवस्थाओं में स्थापित किया। कांट का मानना था कि जिस प्रकार मानव मस्तिष्क का विकास हुआ है, उसी प्रकार व्यक्ति के मस्तिष्क का भी विकास हुआ। यानी जिस प्रकार संपूर्ण अर्थात व्यक्ति बचपन में अधि प्राकृतिक यानी थोड़ा प्राकृतिक था, अधि प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अनेक प्रकार के अंधविश्वास स्तर से किशोर अवस्था में तात्विक आधार पर भी चिंतन करता है, यानी वो सोचता है, समझता है, परखता है, तब किसी चीज पर विश्वास करता है, और वयस्क होने पर वो दार्शनिक अवस्था में पहुंच जाता है। यानी उसी देख कर ही वो समझने की, छू कर, देख कर ही यकीन करता है। तो उसी प्रकार मानव की चिंतन अवस्थाएं भी उनके अनुसार विकसित होती है, और उनका ये विश्वास है कि ये अवस्था तीन मतलब ये उनका ये विश्वास है कि ये अवस्थाएं तीन स्तरों पर होती हैं। धर्मशास्त्रीय अवस्था, दूसरा तत्व मीमांसात्मक अवस्था और तीसरा सकारात्मक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। अगस्त कॉम्टे का विचार था कि धर्मशास्त्रीय अवस्था में मानव मस्तिष्क प्रत्येक घटना को मानव के समतुल्य या फिर जीवों या शक्तियों में आरोपित करके उसकी व्याख्या करता है। तो इस अवस्था में बेसिकली मानव मस्तिष्क के सभी प्रयत्नों और कार्यों को शुरू के से अंतिम चरणों तक खोज करने का प्रयत्न भी करता है, और ये मानकर चलता है कि समस्त घटना अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही होती है और उन्हीं का परिणाम भी होती है, और उनका अंत भी अलौकिक शक्ति के द्वारा ही होता है। यदि तत्व मीमांसात्मक अवस्थाओं के बारे में बात करें, तो
तत्वमीमांसात्मक अवस्था में मस्तिष्क घटनाओं की प्रकृति, समाज, अमूर्त अस्तित्व के द्वारा व्याख्या करता है। मतलब ये अमूर्त अस्तित्व मानव द्वारा बनाए गए तत्व होते हैं। तत्वमीमांसा में क्या होता है कि व्यक्ति का मस्तिष्क इस स्तर पर ये मानने लगता है कि अलौकिक शक्तियों की अपेक्षा कुछ अमूर्त शक्तियां ही वास्तविक सत्ता के रूप में सभी जीवों को विद्वान रखती है। यानी इस अवस्था में आकर व्यक्ति तार्किक रूप से सोचने लगता है। नेक्स्ट है सकारात्मक अवस्था या प्रत्यक्षवादी अवस्था। तो सकारात्मक अवस्था में मानव वैज्ञानिक ज्ञान या निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग की व्यवस्थित जो कार्यप्रणाली या फिर घटना होती है उनका विश्लेषण करते हैं। तो इस अवस्था में बेसिकली मनुष्य जो ये कार्यप्रणाली और जो घटनाएं होती हैं इन अवस्थाओं के, यानी धार्मिक अवस्था और तत्वमीमांसक अवस्था में धार्मिक और काल्पनिक विचारों को त्याग कर केवल उन्हीं तत्वों को यथार्थ मानता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। यानी धार्मिक अवस्था और तत्वमीमांसात्मक अवस्था के विपरीत इस अवस्था में व्यक्ति उन्हीं चीजों को असल मानता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है या फिर छू सकता है। तो बेसिकली कांत का ये विश्वास था कि मानव चिंतन की प्रत्येक अवस्था का विकास निश्चित रूप से अपने से की मतलब पूर्व की अवस्था में ही होता है। जब पूर्व की अवस्था पूरी हो जाती है तो नवीन अवस्था का भी उदय हो जाता है। उन्होंने मानव चिंतन की तीन अवस्थाओं में समाज में पाई जाने वाली सामाजिक व्यवस्थाओं के रूपों और समाज में पाई जाने वाली सामाजिक इकाइयों के प्रभावों और भौतिक अवस्थाओं के साथ जो परस्पर संबंध है उसे दिखाया है। तो बेसिकली कांत का मानना है कि सामाजिक जीवन का विकास उसी तरह होता है जिस तरह मानवों के सोचने व समझने के तरीकों में जो सिस्टमेटिक परिवर्तन होते हैं उ- उनके अनुसार ये होता है। तो बेसिकली कांट के अनुसार जब क्रांति काल आता है तो प्राचीन परंपराएं, व्यवस्थाएं, संस्थाएं असंतुलित हो जाती है। व्यक्ति बौद्धिक रूप से सामंजस्य स्थापित करता है और समाज असंतुलन में आ जाता है। इस अवस्था की भी तीन उप अवस्थाएं होती है। ये तीनों अवस्थाएं इस प्रकार है। पहला जीव सत्तावाद, दूसरा बहुदेववाद। जीव सत्तावाद की यदि बात करें तो धर्मशास्त्रीय अवस्था की इस उपव्यवस्था में जो ये मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि जड़ धर्मशास्त्रीय अवस्था की ये पहली चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में मनुष्य का विश्वास होता है कि प्रत्येक चीज अलौकिक है। यानी पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ तथा पत्थर किसी भी न किसी रूप में अलौकिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। दूसरा है बहुदेववाद। उप अवस्थाओं की चिंतन की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में मानव का चिंतन अलौकिक विश्वासों से प्रभावित होने लगता है जिनका संबंध अनेक देवी देवताओं से होता है। यानी इस अवस्था में मानव का संबंध उन अलौकिक विश्वासों से होने लगता है जिनका संबंध भगवान, देवी देवताओं से होता है। तो इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक संगठित हो जाता है तथा मानव की तर्क शक्ति भी इस अवस्था के द्वारा बढ़ने लगती। तो फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति आदि प्राकृतिक शक्तियों की प्रकृति और कार्य के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके कुछ देवी देवताओं की शक्तियों में विश्वास करने लगता है। एकेश्वरवाद धर्मशास्त्र चिंतन की उप अवस्थाओं का यह अंतिम स्तर है। इस अवस्था में मानव चिंतन में कुछ अधिक स्पष्टता आ जाती है। इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास समाप्त नहीं हो जाते, बल्कि अनेक देवी देवताओं को भी एक सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा ही संचालित और संगठित माना जाने लगता है। तीनों अवस्थाओं के बाद एक ऐसा क्रम आता है जब प्रत्येक घटना का मानव कारण और परिणाम भी खोजने लगता है, फिर उनकी व्याख्या करने लगता है और तर्क के आधार पर ही मतलब कि ये मानने लगता है कि ये चीज़ सत्य है अथवा नहीं। इन तीनों अवस्थाओं के नियम विज्ञानों के संस्तरण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह मानव की चिंतन धाराओं का विकास होता है उसी तरह विभिन्न विज्ञान संस्तरण में स्थापित होते हैं। समाजशास्त्र के अलावा सभी विज्ञान सकारात्मक अथवा विकास के स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन समाजशास्त्र के विकास के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी इन तीनों अवस्थाओं का संबंध विज्ञान के संस्तरण के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे मानव की चिंतन धाराओं का विकास होता है उसी तरह विज्ञान में भी मतलब कि नवीन नवीन विकास होते रहते हैं, नवीन नवीन आविष्कार होते हैं और विज्ञान की विभिन्न विधियां भी स्थापित होती हैं। करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बोध प्रश्नों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा समाज कांत द्वारा प्रस्तुत धर्मशास्त्रीय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? पहला औद्योगिक समाज, सैनिक समाज, आदिम समाज या परंपरागत समाज। सही उत्तर है सैनिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रीय अवस्था में राजनीति पर किसका प्रभुत्व रहता है? नैतिकता का, कानून का, धर्म का या संस्कृति का? अगर धर्मशास्त्रीय अवस्था की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है इसका सही उत्तर होगा धर्म। तत्वमीमांसात्मक अवस्था में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में
क्या था? राज्य, परिवार, मानव जाति या फौजी शासक? इसका सही उत्तर है राज्य। मानव मस्तिष्क घटनाओं को प्रकृति समान अमूर्त अस्तित्व के माध्यम से विवेचित करता है। धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसात्मक अवस्था, वैज्ञानिक अवस्था या फिर सकारात्मक। तो इसका सही उत्तर है तत्वमीमांसात्मक अवस्था। बात करते हैं प्रत्यक्षवाद के बारे में, यानी कांत के द्वारा जो प्रत्यक्षवाद का अवधारणा बताई गई है उसके बारे में। प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास तेजी से इसी कारण हुआ कि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण के तथा परीक्षण के आधार पर किया जाता है। यानी प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है कि कोई भी घटना या कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उनका हम प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले तो निरीक्षण करें, ऑब्जर्व करें कि ये घटना कैसे उत्पन्न हुई, क्या घटना है, क्या मैटर है। उसके बाद फिर उसका निरीक्षण करके फिर उस क्रमबद्ध तरीके से उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके कि आखिर बेसिकली कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो प्रकृति विज्ञान का विकास इसी कारण तेजी से हुआ क्योंकि प्रकृति विज्ञान में विज्ञान की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। वैज्ञानिक पद्धति का के अनुसार क्या होता है कि यहाँ कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि निरीक्षण परीक्षण के आधार पर ही कोई निष्कर्ष लिया जाता है। तो प्रत्यक्षवाद कांत के चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके द्वारा उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन को एक वैज्ञानिक रूप में देने का प्रयत्न किया। तो उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद सरल शब्दों में समाज एवं सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर देखने और समझने का सिद्धांत है। कांत का मानना था कि जिस प्रकार भौतिक जगत और प्रकृति के निर्माण एवं परिवर्तन के निश्चित नियम है, उसी प्रकार समाज के गठन, उसके चलने एवं बदलने के भी नियम है। जैसे कि कहा जा रहा है कि प्राकृतिक विज्ञानों का विकास तेजी से इसी कारण हुआ कि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक इस आधार पर कार्य करते हैं कि सभी पदार्थ की प्रकृति तथा उससे संबंधित व्यवहार कुछ अपरिवर्तनशील नियमों के पर आधारित होते हैं। तो सामाजिक घटना को संचालित करने वाले नियमों को धार्मिक और तात्विक आधार पर नहीं समझा जा सकता। तो हम प्रत्यक्षवाद के माध्यम से ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा कर सकते हैं और इसके द्वारा घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंध और उन्हें नियमित करने वाली जो पद्धतियां होती हैं उन्हें समझ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं को निरीक्षण और प्रशिक्षण, परीक्षण तथा विश्लेषण के आधार पर समझना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद के अर्थ को स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षवाद को अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित करना चाहते थे, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक घटनाओं के अध्ययन को अधिक अनुभविक तथा यथार्थ बनाना था। प्रत्यक्षवाद को समझने हेतु अपनी आपको इसकी मूल मान्यताओं को जानना जरूरी है जो निम्नलिखित है। यानी प्रत्यक्षवाद का अर्थ हमने तो जान लिया कि कांत का क्या मानना था कि प्रत्यक्षवाद एक विशिष्ट पद्धति है, यानी प्रत्यक्षवाद को एक विशिष्ट पद्धति के रूप में विकसित इसलिए वो करना चाहते थे। इनका उद्देश्य यह था कि सामाजिक घटनाओं का हम निरीक्षण परीक्षण के आधार पर उसके निष्कर्ष तक पहुंच सकें। तो यदि इसकी मूल मान्यताओं के बारे में बात करें तो पहला है, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं निश्चित नियमों पर आधारित होती है उसी प्रकार सामाजिक घटनाएं भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा संचालित होती है। यानी कांट का मानना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं किसी निश्चित नियम पर आधारित होती है, यानी जब पॉल्यूशंस बढ़ता है तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, बारिश नहीं होती है या फिर भूस्खलन हो रहा है, भूकंप आ रहा है, तो उसी प्रकार जो समाज में घटनाएं होती है वो भी व्यवस्थित नियमों के द्वारा ही संचालित होती है। अगर वो व्यवस्था यानी वो ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज हो जाता है तभी घटनाएं होती हैं, तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना। जब हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, विभिन्न अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि सामाजिक घटना यानी दुर्घटनाएं होंगी। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जिस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती है तो उसका एक निश्चित नियम और कारण होता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का भी एक निश्चित नियम होता है जिनके द्वारा वो संचालित होती है या घटित होती है। अवलोकन, विश्लेषण तथा वर्गीकरण परीक्षण के द्वारा संकलित सामाजिक तत्वों के माध्यम से यथार्थ व वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी प्रत्यक्षवाद के द्वारा अवलोकन करके, विश्लेषण करके, विभिन्न प्रकार से डिवाइड करके, वर्गीकृत करके, उनका परीक्षण करके ही हम सामाजिक घटनाओं और उनके तथ्यों तक पहुंच सकते हैं।
प्रत्यक्षवाद कोई अवधारणा या सिद्धांत नहीं है, अपितु यह अध्ययन की एक विशिष्ट तथा वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें तार्किकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी प्रत्यक्षवाद कोई सिद्धांत नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है जो कांत ने बताई, बल्कि ये एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें हम तर्क के परीक्षण, वर्गीकरण, निरीक्षण के आधार पर समस्या के समाधान निकालते हैं और इसकी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। इसमें संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास करते हुए सामाजिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ना। यानी प्रत्यक्षवाद के द्वारा हम जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण करके निकाल लेंगे तो हमारा भौतिक, बौद्धिक, नैतिक विकास भी होगा। हम प्रगति की पथ की मतलब दिशा की ओर अग्रसर भी होंगे। जब हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे तो समाज की उन्नति भी होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो निम्न में से किसे प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स या अगस्ट कॉम्टे? तो सही उत्तर है अगस्ट कॉम्टे। कांत के अनुसार निम्नलिखित में से प्रत्यक्षवाद क्या है? सिद्धांत, अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति, अवधारणा, तथ्यों के वर्गीकरण की प्रणाली? तो इसका सही उत्तर है अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति। कांत द्वारा प्रत्यक्षवादी अवस्था को मानव चिंतन की डैश अवस्था माना जाता है। क्या? प्रयोगात्मक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या धार्मिक? तो इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, जब घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण करके तार्किक निष्कर्ष दिए जाते हैं तब कांत के अनुसार से क्या कहा जाता है? विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति, प्रत्यक्षवाद या सामान्यीकरण? तो इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षवाद। चलिए दोस्तों, आज हमने जाना कि कांत एक कैथोलिक परिवार में फ्रांस में पैदा हुए थे। कांत का एडमिशन इकोल पॉलिटेक्निक में हुआ था जहाँ के प्रोफेसर केवल फिजिक्स या फिर मैथ्स में इंटरेस्टेड थे। सोशियोलॉजी यानी सोशल टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड नहीं थे, परंतु जो हमारे जो अगस्ट कॉम्टे थे वो सोशल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टेड थे। वहाँ जो भी क्रांति होती थी, चाहे औद्योगिक क्रांति हो, चाहे सामाजिक क्रांति हो, तो वे वहाँ से उस क्रांति का जो परिणाम होता था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर उन्होंने समाज की अव्यवस्था, सांस्कृतिक पतन को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए। तो उन्होंने समाज की नई संरचना करना चाहा जिसके जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह भी लिखी और इस संबंध में अपने बहुत सारे विचार भी प्रस्तुत किए। उनका मानना था कि समाज की समस्याओं का या समाजशास्त्र का प्राकृतिक विज्ञान की भांति विकसित करके मतलब वो समाजशास्त्र को, तो अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र को प्रकृति विज्ञान की तरह विकसित करना चाहते थे और समाज की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यानी निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के आधार पर वो मानते थे। इस संबंध में उन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई है जिनमें धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसात्मक अवस्था, सकारात्मक अवस्था भी बताई है। यानी ये सभी इन्होंने बताया कि मनुष्य का मस्तिष्क का विकास 3 अवस्थाओं में होता है। पहली धर्मशास्त्रीय अवस्था यानी धर्मशास्त्रीय अवस्था में वे उसका मस्तिष्क आधी प्रकृति का होता है, वह ज़्यादातर अलौकिक शक्तियों में विश्वास करता है। नेक्स्ट स्टेज पे वो तत्वमीमांसा यानी तार्किक रूप से चीज़ों को सोचने लगता है। और जब वो थर्ड स्टेज यानी वयस्क स्टेज पर आता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उस स्टेज पे आके वो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही उन्हें एक्चुअलाइज करने लगता है कि जो हम देखते हैं असल में वही सच है। और बताया गया प्रत्यक्षवाद की बात करें तो वो प्रत्यक्षवाद को एक सिद्धांत या फिर अवधारणा के आधार पर नहीं, बल्कि वो एक वैज्ञानिक पद्धति मानते थे और उनका मानना था कि समाज के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न समस्याओं का निराकरण या फिर उन समस्याओं के सॉल्यूशन को हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार कांट समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके उसे प्रकृति विज्ञान की तरह नियमों और सिद्धांतों पर भी आधारित बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि समाज के नए सिद्धांतों को अंधविश्वासों व परंपराओं के स्थान पर तार्किकता तथा निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए, जिससे समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में भी देखा जा सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अब से वीडियो डेली आएगी तो प्लीज़ देख लिया करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।